हेलो स्टूडेंट्स। और आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं बैंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उस क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए दो मेन पॉइंट हैं। एक कि उस क्लासिफिकेशन में मेरिट्स क्या थी, यानी कि उसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, और दूसरा उसमें खामियां क्या थी, कमियां क्या थी, उनको हम डीमेरिट्स के रूप में जानते हैं। तो जैसा कि इससे पहले की क्लास में हम लोग ये समझ चुके हैं कि नेचुरल सिस्टम के रूप में बैंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रचलित और व्यापक रूप से विश्व भर के जो संग्रहालय हैं, पादप संग्रहालय, उनमें उसको अडॉप्ट भी किया गया है नॉमेनक्लेचर के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए। उसको बहुत ज़्यादा सरल तरीके से और सहज तरीके से फॉलो किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ जो मेरिट्स हैं उनको हम लेंगे। तो पहले हम इस क्लासिफिकेशन की जो अच्छी बातें हैं, जो मेरिट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जब आपका एग्ज़ामिनेशन में बात करें तो एग्ज़ामिनेशंस के अंदर बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को भी पूछा जाता है, साथ में ही इसकी जो मेरिट एंड डीमेरिट्स हैं वो भी आपको बतानी होती हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो आउटलाइन है वो तो आप लास्ट वीडियो से समझ चुके हैं, लेकिन साथ में ही मेरिट और डीमेरिट के जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ से समझने हैं, ताकि आप जब भी आंसर डिज़ाइन करें तो एक परफेक्टली आंसर आप वहाँ पे लिख पाएँ। तो पहले अपन बात करते हैं मेरिट्स की, कि द फैक्ट नाउ नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द सिस्टम डज नॉट इनकॉर्पोरेट फाइलोजेनी, क्योंकि ऑब्वियसली जो सिस्टम है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो फाइलोजेनी तो इसमें शामिल ही नहीं है। एंड इज़ मोर देन 100 ईयर ओल्ड, तो काफ़ी पुराना है, लेकिन फाइलोजेनी के बिना है, विदाउट फाइलोजेनी नेचुरल सिस्टम है, और इतना ओल्ड होने के बावजूद भी स्टिल एन्जॉयस ए रेपुटेशन ऑफ बीइंग ए वेरी साउंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि काफ़ी पुराना भी हो गया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, जो कि आजकल के जो मॉडर्न क्लासिफिकेशंस हैं वो फाइलोजेनी पे आधारित होते हैं, ये फाइलोजेनी पे आधारित भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छे से आज भी रेपुटेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही सहज तरीके से इसको अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें कुछ अच्छी बातें तो ज़रूर हैं, तभी तो इसको नेचुरल सिस्टम होने के बावजूद भी विश्व भर में यूज़ किया जा रहा है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट इनकी डिस्कशन करते हैं। कि पहली बात करें, द सिस्टम हैज़ ग्रेट प्रैक्टिस वैल्यू फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्योंकि टैक्सोनॉमी में तीन बहुत बड़े स्तंभ होते हैं। एक तो प्लांट को आइडेंटिफाई करना, उसको पर्टिकुलर उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो करना, और तीसरा होता है उसको क्लासिफाई करना। तो आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम किसी अननोन स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रैक्टिकली ये जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा सहज है, आइडेंटिफिकेशन करने में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो फॉर रूटीन आइडेंटिफिकेशन, कि लगभग सभी जगह पे प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं उनके कारण से आइडेंटिफिकेशन में इसको बहुत ही सहज तरीके से वेरी एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी ख़ास बात क्या हो गई, कि जब हम किसी अननोन स्पेसिमेन जो हम नेचर से कलेक्ट करते हैं उसको अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो हमारे पास बहुत ही सहज तरीका है कि हम बैंथम हुकर क्लासिफिकेशन को फॉलो करके उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सहज है। आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो रूटीन आइडेंटिफिकेशन होता है, कि जो हम बार बार अननोन स्पेसिमेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके एंगल से ये सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रायोगिक रूप से सहज है, इसके साथ काम करना बहुत आसान है। देन हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि द सिस्टम इज़ वाइडली फॉलोवर्ड, यानी कि बहुत बड़े स्तर पे इसको काम में लिया जाता है फॉर द अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमेन इन द हर्बेरिया ऑफ मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन एंड इंडिया। तो जब हम बात करते हैं प्लांट हर्बेरिया की, जहाँ पे ड्राइड स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद में प्रॉपरली उनको एक टैक्सोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता है,
तो स्पेसिमेंस को अरेंज करने के लिए भी बहुत बड़े स्तर पे इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो हर्बेरियम के अंदर जो स्पेसिमेंस हैं, जो क्लासिफिकेशन उनका जो किया जाता है, पर्टिकुलर उनकी जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को लेकर के ये सिस्टम बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आइडेंटिफिकेशन में उपयोगी था, हर्बेरियम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन केयरफुल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन, कि इस सिस्टम के अंदर एक ग्रुप में जो भी शामिल होते हैं उनका दूसरे ग्रुप के साथ में जो तुलनात्मक जो अध्ययन है, तुलनात्मक जो एग्जामिनेशन है, वो बहुत अच्छे से हो पाता है ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ ऑल लिविंग जेनेरा ऑफ सीड प्लांट्स एंड इज नॉट ए मियर कंपाइलेशन ऑफ नॉन फैक्ट, कि ऐसा नहीं कि किसी पौधे के बारे में इतनी सी सूचनाएं होंगी तो हम उसको यहाँ रख देंगे, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी ग्रुप होगा, जो भी टैक्सॉन होगा, उसमें जो करैक्टर्स हैं उनको दूसरे टैक्सॉन्स के साथ में कंपैरेटिव किया जाता है, इसलिए कंपैरिजन करते हुए उनको प्रॉपर जगह पे प्लेस किया जाता है। तो ये इसकी तीसरी अच्छी बात है। हाँ, देन आफ्टर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अनलाइक डी खंडौली, क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो एपी डी खंडौली सिस्टम को रिवाइज़ करके इन्होंने बनाया था, तो उनकी जो कमियां थी वो इन्होंने हटा दी हैं। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो द जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट प्लेस्ड अमोंग डाइकॉट्स बट रैदर इन एन इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो डी खंडोली ने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट्स के साथ में रखा था, लेकिन इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट के अलावा एक ग्रुप बना करके रखा है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि इन्होंने डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकॉट ऐसे 3 ग्रुप बनाए थे। तो डी खंडोली ने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट के साथ में रखा, लेकिन इन्होंने जिम्नोस्पर्म को एक सेपरेट ग्रुप के रूप में आइडेंटिटी है वो इनके सिस्टम में दी हुई है, जो सही बात है। तो जो डी खंडोली नहीं कर पाए थे जिम्नोस्पर्म को एक सेपरेट ग्रुप के अंदर लेना, वो इन्होंने किया। तो ये एक डी खंडोली के सिस्टम से इनके सिस्टम में एक अच्छी बात होगी कि इनके सिस्टम की एक खूबी हो गई। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑल दो इनका जो सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिकली तो नहीं है, बट इनके सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो डाइकॉट्स हैं, डाइकॉट्स में जो सबसे पहला जो ऑर्डर है वो रेनेल्स का ही है। जो रेनेल्स जो ऑर्डर के पौधे हैं उनको उन्होंने सबसे पहले ऑर्डर के रूप में लिया है। और एक्चुअल में जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स हैं, उन फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो रेनेल्स हैं वो डाइकॉट्स के जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उनकी कैटेगरी के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो फाइलोजेनेटिकली भी सिस्टम में रेनेल्स हैं वो सबसे पहले होने चाहिए, और हालांकि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिकली तो था ही नहीं, इन्होंने तो विदाउट फाइलोजेनी इसको बनाया था नेचुरल सिस्टम के आधार पे, लेकिन फिर भी इन्होंने रेनेल्स को सबसे पहले रखा है। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि फाइलोजेनी का पता होने पे भी रेनेल्स पहले आते थे और इनके सिस्टम में भी रेनेल्स को सबसे पहले जगह दी गई। तो इट इज़ करेक्ट बात कि ये उनके अंदर एक अच्छी पॉइंट हो गया कि इन्होंने फाइलोजेनी को यूज़ किए बिना, फाइलोजेनी में जो सही होता है वो इनके सिस्टम में भी है कि रेनेल्स हैं वो सबसे पहले रखे जाने चाहिए, और इन्होंने रेनेल्स को सबसे पहले पोजीशन दी है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो डाइकोटिलिडन्स हैं आर प्लेस्ड बिफोर द मोनोकोटिलिडन्स, क्योंकि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइलोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मोनोकोट्स हैं वो एडवांस पौधे होते हैं, डाइकोट्स उनसे सिंपल करैक्टर्स वाले पौधे होते हैं। तो पहले डाइकोट को रखना चाहिए, बाद में मोनोकोट को रखना चाहिए, और इनके सिस्टम में ऐसा ही है कि इन्होंने पहले डाइकोट को रखा है, देन उन्होंने बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा है, देन लास्ट में इन्होंने मोनोकोट को रखा है। तो डाई और मोनो के बीच में जो रिलेशन है कि डाई पहले आने चाहिए, मोनो बाद में आने चाहिए, ऐसा इनके सिस्टम में है। तो ये इनके सिस्टम की एक करेक्ट बात है कि ये इनके सिस्टम की मेरिट में हम काउंट करेंगे। देन हम बात करते हैं कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज़ एंड जेनरा आर प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब ये होता है कि बहुत ही सटीक हैं, उनमें कुछ भी एम्बिगिटी नहीं है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है कि पर्टिकुलर फैमिली में क्या करैक्टर्स होने चाहिए, पर्टिकुलर जेनेरा में क्या करैक्टर्स होने चाहिए, इनके लिए जो भी डिटर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रीसाइज है। कीज़ टू आइडेंटिफिकेशन आर वेरी यूज़फुल, कि जब हम टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन पे काम करते हैं तो टैक्सोनॉमिक कीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी जो कीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। और इन्होंने एक ख़ास बात और क्या रखी है कि जो बड़े जेनेरा थे हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब जेनेरा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन।
इसकी आइडेंटिफिकेशन सहज तरीके से हो जाए, इसके लिए जो बड़े जेनेरा हैं उनको सब जेनेरा में डिवाइड करना चाहिए, और ऐसा इनके सिस्टम में किया हुआ है, जिससे प्लांट्स का जो आइडेंटिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाता है। तो प्रैक्टिकली इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिहाज से ये प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा सिस्टम बन जाता है। देन द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट साइज बेस्ड ऑन ओवरऑल नेचुरल एफिनिटीज़, क्योंकि फाइलोजेनिक सिस्टम तो है नहीं, नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर आधारित है। डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स विच कैन बी इजीली स्टडीड विदाउट विदाउट एनी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, कि हम जो नेक्ड आइज हैं या हमारे जो सिंपल हैंड लेंस होते हैं उनसे हम इन बाहर के करैक्टर्स के आधार पे इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इनके इस सिस्टम में जिन करैक्टर्स को लिया गया वो करैक्टर्स ऐसे हैं जो हम प्लांट्स के अंदर बाहर से विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि हम सिंपल आँखों से या हैंड लेंस से आराम से देख सकते हैं। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जिनको बेस बना के ये क्लासिफिकेशन बनाया गया है वो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या उनको ऑब्ज़र्व करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑल्दो ए फ्यू इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स हैव बीन चूजन टू नेम ए फ्यू ग्रुप, कि पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसका नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ एक करैक्टर्स को ही यूज़ किया गया है। द ग्रुपिंग इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स, कि ग्रुपिंग करने के लिए जो करैक्टर्स हैं उनको कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल किया गया है, रेदर देन एनी सिंगल करैक्टर इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस, कि किसी सिंगल करैक्टर के आधार पे ग्रुप नहीं बनाया गया है, कई सारे करैक्टर्स होने पे ही एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसमें हम शामिल कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ करैक्टर्स या कॉम्बिनेशंस नहीं होगा तो हम उसको पर्टिकुलर जो भी हमारा टैक्सॉन है उसमें शामिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर सिंगल करैक्टर होगा तो हम उसको रख देंगे, नहीं होगा तो हम उसको हटा देंगे, तो वहाँ गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जब कॉम्बिनेशन होता है तो गलतियाँ होने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है। देन हम बात करें कि हेटेरोमेरी इज़ राइटली प्लेस्ड बिफोर बाइकार्पेलिटी, कि हेटेरोमेरी जो है उनको इन्होंने बाइकार्पेलिटी से पहले रखा है। ये सिस्टम के अकॉर्डिंग या फाइलोजेनेटिक के अकॉर्डिंग भी ये सही बात होती है। तो इट इज़ अगेन ए मेरिट। तो ये यहाँ पे हमने कुछ मेरिट्स की बात की कि जो बैंथम हुकर क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन के किन मेरिट्स के आधार पे हम उसको ले सकते हैं, कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम इस क्लासिफिकेशंस के मेरिट के रूप में काउंट करेंगे। तो देन आफ्टर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डी मेरिट्स की, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।